बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने मेटल आयन कैटालिसिस को देखा था कि किस तरह जो है वो एक मेटल जो है वो एज ए कैटालिस्ट के तौर पे एक्ट करती है। आज हम डिस्कस करेंगे कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजिनेशन कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को, और कैटालिटिक यानी कि हम हाइड्रोजिनेशन देखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो बेसिक पॉइंट्स जो है वो हमें सबसे पहले देखने चाहिए। तो पहला पॉइंट ये है कि हाइड्रोजन एड्स टू द डबल बॉन्ड ऑफ एन एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट टू फॉर्म एन अल्केन। सबसे पहली बात जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो ये है कि एडिशन जो है हमेशा वहाँ पर होगी जहाँ पर पाई बॉन्ड मौजूद होगा। जैसा कि अल्कीन के अंदर एक पाई बॉन्ड मौजूद होता है, जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा वहाँ एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा जो है वो पाई बॉन्ड है। इसी तरह जब हम अल्काइन की बात करते हैं तो अल्काइन में चूंकि ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान, तो उसमें एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड होगा और बाकी जो है वो दो पाई बॉन्ड होंगे। तो एडिशन जो है हमेशा वहाँ पर होगी जहाँ पर पाई बॉन्ड जो है वो मौजूद होगा, लेकिन अल्केन के केस में तमाम कार्बन और हाइड्रोजन जो हैं वो क्या बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो इस वजह से वहाँ पर अल्केन में हाइड्रोजिनेशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक सैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो फिर इस वजह से अल्केन जो है वो एडिशन रिएक्शन जो है वो नहीं देता, बल्कि वो क्या देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो इसमें भी यहाँ पर वही बताया गया है कि हाइड्रोजन जो है वो हम डबल बॉन्ड में जो है वो ऐड करेंगे और फाइनली जो अल्कीन है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, अल्केन के अंदर। द मोस्ट कॉमन मेटल कैटलिस्ट इज पलाडियम। हमने लास्ट टाइम भी ये देखा था इस रिएक्शन को कि इसमें जो है वो निकल मेटल और पलाडियम मेटल जो है वो हम यूज करते हैं हाइड्रोजिनेशन के लिए। तो जब हम निकल और पलाडियम मेटल यूज करते हैं तो वो एज ए कैटलिस्ट के तौर पे ऐड करती है, ठीक है, और हाइड्रोजन जो है वो अल्कीन के अंदर ऐड हो जाती है। तो ये हाइड्रोजिनेशन जो है, ये मेथड जो है वो अल्केन की प्रिपरेशन में भी जो है वो क्या होता है, इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो हमने देखा था कि निकल भी जो है वो एज ए कैटलिस्ट के तौर पे ऐड करती है। इसी तरह जो प्लाडियम जो है वो भी जो है वो कैटलिस्ट के तौर पे ऐड करती है। तो हाइड्रोजिनेशन का जो वो मेथड था वो सबसे पहले जो है वो सबैटियर सैंडर्स ने सबसे पहले, वो केमिस्ट था, उसने इंट्रोड्यूस करवाया था हाइड्रोजिनेशन का ये जो मेथड है। तो which is used as a powder absorbed on charcoal to maximize its surface area। तो पलाडियम मेटल, ये जो भी मेटल जो है वो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, निकल या पलाडियम, तो हम उसको किस फॉर्म में लेंगे, पाउडर फॉर्म में लेंगे। पाउडर फॉर्म में लेने का फायदा ये होता है कि इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जब सरफेस एरिया किसी भी कैटलिस्ट का बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा। इट इज रेफर्ड टू एज palladium on carbon and is abbreviated as palladium charcoal। तो वो जो हम मेटल लेते हैं उसको, चूंकि हम चारकोल के ऊपर एब्जॉर्ब करवा रहे होते हैं, और चारकोल भी जो है वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होता है, बल्कि हम एनिमल चारकोल जो है उससे कहते हैं कि इट इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो इस वजह से हम उसको जो है वो वहाँ पर एब्जॉर्ब करवा के कैटलिस्ट के अंदर जो है वो ऐड करते हैं। द मेटल कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड टू वीकन द वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो हम मेटल ऐड करते हैं वो क्या करती है
कि जब हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे होते हैं तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम के दरमियान, उसको क्या कर देता है, वीक कर देता है। तो ये उसके रिएक्शंस हैं। कॉमनली जो है वो हम उसकी एग्जांपल्स देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास जो है वो 2 ब्यूटीन अल्कीन है एक, उसमें हमने क्या किया, हाइड्रोजन ऐड की इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, ब्यूटेन के अंदर। इसी तरह से हमारे पास एक अल्कीन है, साइक्लो अल्कीन है, ठीक है। इसे टॉलिन नहीं कहेंगे क्योंकि टॉलिन जो होती है वो बेंजीन के ऊपर जब मिथाइल ग्रुप होता है तो उसे टॉलिन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो बेंजीन नहीं है बल्कि एक साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक अल्कीन है। तो जब हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, साइक्लो अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये 2 कॉमन जो है वो एग्जांपल जहाँ पर डिस्क्राइब की गई हैं। डिस्क्रिप्शन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ कंपाउंड इज अ रिडक्शन रिएक्शन। अंडरस्टूड बात है कि जब हम किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो वो क्या हो रही होती है, रिडक्शन हो रही होती है, ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कॉमनली जो है वो 3 टाइप ऑफ डेफिनेशन जो है वो ली जा सकती हैं। उसमें रिडक्शन में जो है वो क्या होगा कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो इन तीनों को क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। A reduction reaction increases the number of CH bonds and or decreases the number of CO bond, CN bond और CX bond, X is a halogen। तो इसका मतलब ये है कि जब हम रिडक्शन करेंगे तो पहली जो कॉमन बात है कि कार्बन ऑक्सीजन ये जो है ये डिक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि रिडक्शन के अंदर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होती है, एक बात। दूसरा बात ये है कि हम जब रिडक्शन कर रहे होते हैं तो उसमें पॉजिटिव आयन जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी कि पॉजिटिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इस वजह से जब हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे तो कार्बन की पॉजिटिविटी जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी तरह से हेलोजन जो है उसको भी क्या किया जाता है, यहाँ से रिमूव किया जाता है। तो हमारे पास एक और जो है वो रिडक्शन की डेफिनेशन हम इसको कह सकते हैं कि अगर हम किसी कंपाउंड में से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है उसको निकाल देते हैं तो उसे भी क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। बिकॉज hydrogenation reactions require a catalyst, they are called catalytic hydrogenation। तो हाइड्रोजिनेशन में चूंकि कैटालिस्ट यूज होता है इसी वजह से इसे हमने कहा है कि ये क्या है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन है। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, द मैकेनिज्म फॉर कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन इज टू कॉम्प्लेक्स टू बी इजीली डिस्क्राइब्ड। ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स जो है वो रिएक्शन है जिसको बयान करना जो है वो इतना इजी नहीं है। वी नो दैट हाइड्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल and that the alkene interacts with the metal by overlapping its p orbital with the vacant orbital of the metal। अब सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि जो मेटल है वो कहाँ पर एब्जॉर्ब होती है, वो एनिमल चारकोल यानी कि कार्बन के ऊपर एब्जॉर्ब होती है। फिर यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये बयान किया गया है कि जो हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं वो कहाँ पर एब्जॉर्ब होगी, वो मेटल के ऊपर एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। और जब अल्कीन जो है, अल्कीन का जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो इंटरैक्ट करता है, उसका पी ऑर्बिटल जो है जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड होता है, वो जब इंटरैक्ट करता है किसके साथ, मेटल एटम के साथ, तो तब जो है वो बॉन्ड बनने की सिचुएशन क्रिएट होती है। All the bond breaking and bond forming events occur on the surface of the metal। तो जितना भी रिएक्शन होगा वो सारे का सारा मेटल की सरफेस पे होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो क्या है, अब्जॉर्ब है ऑन द सरफेस ऑफ मेटल।
As the alkane product forms, it diffuses away from the metal surface. तो जैसे ही ये अल्केन में कन्वर्ट होता है तो ये क्या करता है, मेटल की सरफेस से डिटैच हो जाता है। यहाँ पर जो है वो मैकेनिज्म डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहली बात, ये जो इस कलर में जो है ये हमारे पास मेटल होती है, ठीक है। मेटल के ऊपर क्या चीज अब्जॉर्ब है, हाइड्रोजन अब्जॉर्ब है, ठीक है। जब अल्कीन का पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसके साथ आकर इंटरैक्ट करेगा तब जो है वो यहाँ पर क्या होगा, पाई बॉन्ड जो है वो टूटेगा, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चला जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन दूसरी कार्बन के पास चला जाएगा। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सेटल ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट एंड इंटरैक्ट विद द मेटल एटम्स, ठीक है। तो ये देखें, ये हाइड्रोजन जो है वो मेटल की सरफेस पे जो है वो एब्जॉर्ब है, तो इस तरह से जो वो क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं मेटल के साथ। जब ये इंटरैक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि ये बॉन्ड जो है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है ये क्या हो चुका होता है, टूट चुका होता है और वो मेटल के साथ क्या हो चुके होते हैं, अटैच हो चुके होते हैं। द अल्कीन अप्रोचेस द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। अब जो हमारे पास अल्कीन का मॉलिक्यूल है, जब यहाँ से ये देखें ये इंटरैक्ट करेगा और हमारे पास 6 हाइड्रोजन एटम जो है वो मेटल एटम के साथ इंटरैक्ट करेंगे और जैसे ही इंटरैक्ट करेंगे तो अल्कीन का मॉलिक्यूल उसके करीब आ जाएगा। जब अल्कीन का मॉलिक्यूल करीब आएगा तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन जो है पाई बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चला जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो दूसरी कार्बन के पास चला जाएगा। तो ये देखें, तो ये जैसे ही ये अल्कीन में कन्वर्ट होगा तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, मेटल सरफेस से डिटैच होगा। द पाई बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन इज रिप्लेस्ड बाय 2 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा था वो टूटा है, तो यहाँ पर क्या हो गए हैं, एक हाइड्रोजन ये बन गया कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये वाला बन गया। We can think of a catalytic hydrogenation as occurring in the following way. Both the hydrogen-hydrogen bond of the H2 and the pi bond of the alkene break, and then the resulting hydrogen radicals add to the resulting carbon radicals. ये देखिए, होगा क्या कि यहाँ पर हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, और इसका बॉन्ड तोड़ने के लिए जो है क्या करती है, मेटल जो है वो हेल्प आउट करती है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही अल्कीन जो है वो मेटल सरफेस के पास आती है तो उसका पाई बॉन्ड भी क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। होमोलेटिक यहाँ पर क्लीवेज होगी दोनों में। जब दोनों में होमोलेटिक क्लीवेज होगी तो हर कार्बन, इसने जो कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर किया था वो वापस ले लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इस तरह से ये देखें, ये कार्बन फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो गए और ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो गए। अब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी, तो ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। इस तरह से एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चला जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के पास चला जाएगा और ये हमारे पास अल्केन की सिंथेसिस हो जाएगी। Stability of alkene. The more alkyl groups bonded to the sp2 carbon, the more stable the alkene. जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप जो है वो बेंजीन के साथ, सॉरी, अल्कीन के साथ अटैच होंगे उतने ही ज्यादा वो क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। उसकी वजह क्या है, एक तो ये है कि यहाँ पर रिएक्शन करने की पॉसिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, एक बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो है वो सारे अल्काइल ग्रुप जो हैं ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। सम स्टूडेंट्स फाइंड इट इजियर टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डेड टू द sp2 कार्बन नेमली। कहते हैं कि वो इस वजह से है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरह से समझते हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डेड टू द sp2 कार्बन नेमली है उसके साथ क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है वो sp2 के साथ अटैच है, ठीक है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो क्या कहते हैं कि इसको समझ सकते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ एन एल्कीन इंक्रीजेस एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड टू इट्स sp2 कार्बन डिक्रीजेस। जैसे जैसे हाइड्रोजन कार्बन जो है वो डिक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे स्टेबिलिटी जो है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हम कॉमनली जो ट्रेंड है वो देख सकते हैं। अगर ये जो अल्कीन है इसमें चारों के जो ग्रुप अटैच हैं वो अल्काइल ग्रुप हैं, इसलिए ये मोर स्टेबल है।
उससे कम स्टेबल ये देखें अल्काइल ग्रुप रिप्लेस हो चुका है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो ये लेस रिएक्टिव होगा क्योंकि अल्काइल ग्रुप जो है वो रिमूव हो चुका है। यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप रिमूव हो चुके हैं तो ये लेस और ज्यादा लेस स्टेबल हो जाएगी। यहाँ पर 3 जो है वो रिमूव हो जाएंगे तो ये और ज्यादा लेस स्टेबल हो जाएगी। अगर हमारे पास ऐसी एल्कीन मौजूद है जिसके पास चारों के चारों हाइड्रोजन मौजूद हैं तो वो सबसे कम स्टेबल होगी। Relative stability of an alkene. To determine the relative stability of an alkene, the 3 hydrogenation reactions shown here were carried out and their hydrogen values यानी कि hydrogenation values या इसे हम कहते हैं delta H of hydrogenation, enthalpy of hydrogenation were experimentally determined। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ये देखें, सबसे पहले ये है कि ये हमारे पास जो है वो एक 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन मौजूद है, उसमें हम क्या कहते हैं हाइड्रोजनेशन ऐड करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है -26.9 किलो जॉल पर मोल। चूंकि ये वैल्यू रिलीज हो रही है, ठीक है, इसी वजह से इसका साइन जो है वो क्या है, नेगेटिव है। तो इसके हाइड्रोजनेशन वैल्यू कितनी है 26.9 किलो कैलोरीज। उसके बाद जब हम ये देखते हैं कि ये जो पाई बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो चुका है कॉर्नर की साइड पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। तो इसमें जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है -28.5 जो है ये इसकी डेल्टा एच एंथैल्पी है और एनर्जी कितनी है 28.5 किलो जूल पर मोल। इसी तरह से जब हम पाई बॉन्ड जो है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम पाई बॉन्ड को जो है वो सब्स्टिट्यूएंट के दूर लेते जाएंगे, जितने ज्यादा उसके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच होते जाएंगे उतनी ज्यादा उसमें स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। द प्रोडक्ट ऑफ द ईच ऑफ द 3 रिएक्शन इज 2 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन नहीं है यहाँ पर, प्रोडक्ट के अंदर चाहिए 2 मिथाइल ब्यूटेन है। तो जब हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आती है -30.3 किलो जॉल पर मोल इसकी वैल्यू आती है, या हम कहते हैं कि 30.3 किलो कैलोरीज जो है वो पर मोल है। ठीक है। The heat release in a hydrogenation reaction is called a heat of hydrogenation. It is customary to give it a positive value. Hydrogenation reactions, however, are exothermic. They have negative H values. So the heat of hydrogenation is the value of H without the negative sign. The H naught value tell us the relative energy of the reactant and products for the 3 catalytic hydrogenation reactions. Understood बात है कि वो हमें बता रहा है reactants और products की energy के बारे में. However, because we do not know the precise mechanism of the reaction, we cannot draw reaction coordinate diagram for the reactions. So we will connect the energy of the reactants and products with dotted lines to indicate the uncertainty of the energy change that occur between the reactant and products. तो वो इसी वजह से कहता है कि हम इसको क्या करते हैं डॉटेड लाइन से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम, क्योंकि हमें कंसाइज मैकेनिज्म का नहीं पता, तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं उसको जो है वो एक एज लाइन से जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करते। थ्योरेटिकल बात हो रही है तो थ्योरेटिकल वे में हम क्या करते हैं कि उनकी जो लाइन है, एनर्जी लाइन है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी लाइन जो है उसको हम रिप्रेजेंट करवा रहे हैं किसके साथ है, डॉटेड लाइन के साथ। तो सबसे पहले देखें कि लीस्ट स्टेबल कौन सा है। लीस्ट स्टेबल जो वो कंपाउंड है जिससे अल्काइल ग्रुप जो है वो दूर हो चुका है। ये देखें ये ग्रुप जो है वो लीस्ट स्टेबल है, तो इसकी एनर्जी फिर सबसे ज्यादा होगी क्योंकि एनर्जी का रिलेशन जो है वो स्टेबिलिटी के इनवर्स होता है। अगर स्टेबिलिटी कम है तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। उससे कम स्टेबल वो वाला है जो कॉर्नर पे हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है, उससे कम, क्योंकि ये टर्शरी है, ये टर्शरी एल्कीन हम इसे कह सकते हैं, इसे सेकेंडरी कह सकते हैं और ये प्राइमरी एल्कीन कह सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या होता है, ये मोर स्टेबल होता है तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। ठीक है, तो इस वजह से हम जो है वो हम ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर अल्कीन के साथ ज्यादा कार्बन अटैच हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर पाई बॉन्ड के साथ ज्यादा कार्बन अटैच हैं, ठीक है, तो वो जो है वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू द अदर जिसके साथ लेस कार्बन जो है वो अटैच हैं।
Both trans-2-butene and cis-2-butene have two alkyl groups bonded to their sp2 carbon, but the trans isomer has a smaller heat of hydrogenation. This means that the trans isomer in which the large groups are further apart is more stable than a cis isomer. अंडरस्टूड बात है कि जब हम ट्रांस आइसोमर की बात करते हैं तो उसमें जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन होती है या जो स्टेरिक हिंड्रेंस होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू द सिस एल्कीन। ये देखिए यहाँ पर जो है वो मिथाइल ग्रुप, जो बल्कि ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा फासले पर हैं, इस वजह से इस मॉलिक्यूल की एनर्जी बहुत कम होगी और ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ये बल्कि ग्रुप जो है ये आपस में करीब करीब हैं, तो इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो ज़्यादा होगी, इसी वजह से ये क्या है, लेस स्टेबल हैं। तो जब हम इसकी एनर्जी वैल्यूज देखते हैं तो ये है 27.6 है और इसकी एनर्जी जो है वो 28.6 है। उम्मीद है आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आया होगा। जो भी क्वेश्चन होंगे वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे या क्वेश्चन सेशन में देख लेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।